हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। और आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कल बेसिक चीज़ें हमने की थी, लाइक क्रोमोसोम कैसा होता है, क्या होता है, ये सब। ठीक है, 5 सेकेंड है आज। ओके, सो माइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं G0 स्टेज जो होती है वो एक रेस्टिंग स्टेज होती है सेल की। ठीक है, जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा होता है। तो हम बात करते हैं G1 से। ठीक है, G1 को प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में सेल के अंदर वो सारे प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं जो कि DNA रेप्लिकेशन के लिए मस्ट होते हैं। ठीक है, सो हम लिखते हैं ऑल प्रोटीन्स which are required for DNA replication और सेल डिवीजन। ठीक है, their synthesis take place in G1 स्टेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम इजी तरीके से समझ पाएँ इसलिए डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट इन बायोलॉजी, स्पेशली इन सेल डिवीजन। ओके, क्योंकि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ नहीं समझोगे आपको ये सेल डिवीजन का भी समझ नहीं आएगा। ओके, सो सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम ये ऐसे समझ लो हम सेल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूक्लियस बना रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरीके से हम सिर्फ 2 ही बना रहे हैं, लेकिन एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो उन सभी में रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म यही है। अगर हम 46 क्रोमोसोम बनाएंगे तो हम इस टॉपिक को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ना ही आप लोग समझ पाएंगे। तो 2 क्रोमोसोम मतलब 4 क्रोमोसोम से हम इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा इनके अंदर होता है सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो हम 2 से समझे उसको या फिर पूरे मिला के समझे, बेटर क्या है हमारे लिए, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। G1 स्टेज ऐसी है। ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम्स अलग अलग फॉर्म में, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, मतलब कि जिनका साइज एक जैसा होता है वो एक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम नंबर 2 तो ये क्रोमोसोम नंबर 2, क्योंकि इसको हमने हाथ से ड्रॉ किया है इसी वजह से स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों ही क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये है G1 स्टेज। यहाँ पे इस फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहते हैं और वो सारे प्रोटीन्स जो कि एसेंशियल होते हैं DNA रेप्लिकेशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए, वो इस वाली स्टेज में उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इज S स्टेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, इधर लिख देते हैं S स्टेज और S फेज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो टर्म यूज़ कर सकते हैं। S स्टेज DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन मतलब कि ये एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो 2 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन हो गया, मतलब एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड, मतलब ये इसके अंदर एक्चुअली 2 स्ट्रैंड थे। ठीक है, DNA हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है,
ओके। जब उसका रेप्लिकेशन हुआ तो वो इस तरीके से बन गया, ठीक है, मतलब कि एक ये ऑलरेडी था, एक ये दूसरा बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है G2 स्टेज, ठीक है। G2 स्टेज में होता क्या है, पिक्चर ऐसी ही रहती है, लेकिन इस स्टेज में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। उसका यूज़ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी लिख लेते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन synthesize in this stage. Tubulin protein synthesize in this stage. इसके बाद ये वाली स्टेज कंप्लीट होने के बाद सेल एंटर करती है एम फेज, मतलब कि सबसे पहले स्टेज है उसकी प्रोफेज स्टेज, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या होता है प्रोफेज स्टेज। अब यहाँ पे हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये वही वाला न्यूक्लियस जिसके अंदर ये वाले क्रोमोसोम है, ठीक है। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं थोड़ा और कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही डिसअपीयर होगी तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, पूरी सेल में फैल जाएंगे, ठीक है। अभी ये सेल में फैलने के बाद क्या होता है, ये अरेंज होते हैं एक मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोफेज में। द नेक्स्ट स्टेज इज प्रोफेज स्टेज इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपीयर एंड क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद वाली स्टेज जो है एक इमेजिनरी प्लेट होती है, मतलब एक सीधी लाइन में क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज होते हैं। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। सेल ऐसे बड़ी नहीं हो जाती है, वो तो क्या है कि हमारे पास जगह नहीं, इसीलिए हमने उसको थोड़ा और बड़ा कर लिया। अभी समझ में आया कि हम 46 क्रोमोसोम क्यों नहीं बना रहे थे। तो आगे देखते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर वापस ड्रॉ करते हैं। मेटाफेज स्टेज में ये एक पूरी सेल है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज, ठीक है। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में यहाँ पे सेल के पास में जो एंड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल होता है दैट इज नोन एज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं इस तरीके से, और वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे आके अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है मेटाफेजिक स्टेज में, ठीक है। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स विच आर अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल से निकल के वो कहाँ जाके अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है। द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, पुलिंग, ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दोनों ही पोल्स की तरफ पुल किए जाते हैं। तो जैसे ही ये इसमें डीपोलर, जैसे अभी ये बड़े हुए थे, अब क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स नीचे की तरफ सप्रेस होंगे, लेकिन अब क्या डिफरेंस होगा कि ये जो क्रोमोसोम है वो इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ ही डिसोशिएट होंगे। बात समझ में आई। तो सपोज इसको, अगर हम इसको इधर खींचें, इसको इधर खींचें, तो ये वाला पार्ट क्रोमोसोम का इधर आएगा, ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस वाली स्टेज को हम ड्रॉ करते हैं, देखो। द नेक्स्ट स्टेज विल बी
इस तरीके से बात समझ में आई। अब देखो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स की पुलिंग हो गई। द नेक्स्ट स्टेज इज टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम्स अगेन टेक प्लेस। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया क्रोमोसोम के दोनों साइड, ठीक है। अभी अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ये 2, ये 1, नहीं, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वो अंदर की तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेट होता है और इस तरीके से सेल में फिर अगेन क्लीवेज हो जाता है और एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। अभी ये वाला ये न्यूक्लियस है, देखो 1 2 3 4, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो यही वाली पिक्चर बनेगी। ये वैसा ही है जैसा स्टार्टिंग में हमने बनाया था, है ना। 4 क्रोमोसोम और सेल कितनी हो गई? 2। तो इस तरीके से इतने सारे स्टेप्स के बाद माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल मीन्स नॉर्मल सेल्स। इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब कि एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम है जब वो 2 सेल में डिवाइड होगी तो उन दोनों सेल्स के अंदर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज G1 स्टेज। G1 स्टेज में को प्रिपरेटरी फेज भी बोला जाता है, जहाँ पे उन सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए G1 में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, देन सेल एंटर करेगी नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज S स्टेज, ठीक है। S स्टेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि एक क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सो दीज स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ओके। एंड और इन्हीं ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं और क्रोमोसोम से एक दूसरे अपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज S के बाद G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन। देन उसके बाद आती है प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है एंड डिसअपीयर होने के बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो गए, देन वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे एक लाइन में अरेंज होंगे एंड लाइन में अरेंज होने के बाद यहाँ से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और सेंट्रोमियर से जाके अटैच होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स की पुलिंग होती है दोनों पोल्स की साइड में एंड द नेक्स्ट स्टेज इज टीलोफेज। टीलोफेज में अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम्स के चारों तरफ फॉर्म हो जाती है। द लास्ट स्टेज इज साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो डिवाइड होता है और एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे हम करेंगे मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो कि एक्चुअली 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। जैसे माइटोसिस सिर्फ एक ही स्टेज में कंप्लीट हो गया, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मतलब कि उसमें सेल डिवीजन जो है वो 2 बार होता है और एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा डिटेल्ड मैकेनिज्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।